नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में मौसम की मार, कई जिलों में भारी तबाही। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी में भी आपदा से भारी नुकसान। देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट। टिहरी, रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट। अल्मोड़ा, देहरादून समेत 9 जिलों में बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है। तो 4 जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद भी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के कई जिलों में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। कई जगह गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो कई जगह पर भूस्खलन जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो टिहरी, रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट आज भी जारी किया गया है मौसम का। और यह भी बताया जा रहा है कि लगातार भारी बारिश भी होती हुई नजर आएगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का खतरा मंडराने लगा है उत्तराखंड पर, और क्या माना जाए अभी किस तरह की व्यवस्थाएं जो है प्रशासन और शासन की ओर से देखी जा रही है? हाँ, देखिए विशाल, उत्तराखंड में मौसम की मार जो है वो कई जिलों पर देखने को मिल रही है और कई जिलों में भारी तबाही भी देखने को मिली है। चाहे रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, टिहरी गढ़वाल हो, प्राकृतिक आपदाओं से काफी नुकसान जिलों में देखने को मिला है। और अगर ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट की बात की जाए तो ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से आज देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में जारी किया गया है। इसके अलावा टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तरकाशी में जिस तरह देखा जाए कि 29 जगह तक लगातार अलर्ट उनकी ओर से जारी किया गया था और ये भी कहा गया था कि नदी और नालों के आसपास न जाएं, क्योंकि जो है कभी भी जो है आपके भारी बरसात के बीच नदी नाले उफान पर हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। इसके अलावा जिस तरह देखा जाए कि अल्मोड़ा, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में जो है बाढ़ का खतरा जो है वो भी जताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है इन तमाम जो अलर्ट थे इनको देखते हुए 4 जिलों में जो है सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी छुट्टी की गई है जिलाधिकारियों के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि लगातार भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जताया जा रहा है और इस तरह की बारिश के चलते काफी नुकसान भी जो है वो देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन योगेश, कई जिलों में बाढ़ जैसे खतरा भी मंडराने लगा है, ये भी कहा गया है। तो कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है, और ऐसे ये भी देखा जा सकता है कि बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं राज्य के कई जिलों में? हाँ, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से रुद्रप्रयाग में जो है बादल फटने की घटना सामने आई उसके बाद से देखा गया कि अलकनंदा नदी जो है उफान पर रही और उसके चलते जो है जो रोड पर जो है पानी आ जाने के कारण जो है आवाजाही अवरुद्ध हुई है। उसके साथ ही जो है धारा देवी मंदिर के निकटतम जो है काफी पानी देखने को मिला। उसकी वजह से जो है जो यात्रा करने लोग जा रहे थे उनको मंदिर परिसर में जाने से रोका गया। उनको वहीं से जो है दर्शन करने के लिए कहा गया कि दूर से ही आप हाथ जोड़कर अपने दर्शन को करिए, अपनी प्रार्थना करिए। और वहाँ जो तूफानी दिन में पानी देखने को मिला। और हाल ही में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के लगातार जो टीमें हैं उनको अलर्ट करने के निर्देश जो है वो समय समय पर दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं तमाम चीजों को लेकर के जो है विश्लेषण कर रहे हैं। इसके साथ साथ रिपोर्ट मांग रहे हैं, एक एक चीज पर पैन नजर है। आपदा प्रबंधन से भी जो है रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो है सूरत के मुख्यमंत्री भी जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो है तमाम जो टीमें चाहे बीआरएफ की हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है ताकि चुनौती से निपटा जा सके। और हाल ही में जो चुनौतियां सामने आई उनसे निपटते हुए टीमों को देखा भी गया है। जी, अब योगेश, आगे के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है? क्योंकि जहां जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने या फिर जहां पर भूस्खलन जैसे हालात बने, मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए, ऐसे में जो लोग परेशान हैं उनको किस तरह से सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है प्रशासन? हाँ, देखिए जो आपदा ग्रसित लोग हैं जिनको राहत कैंपों में भेजा गया है उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको करने के निर्देश दिए गए थे। और वहाँ पर चाहे वो खाद्य पूर्ति हो, चाहे वहाँ रहने की व्यवस्था हो, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको जो है जरूर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है कितना नुकसान हुआ है इसके आकलन के लिए केंद्र से भी एक टीम आई हुई है और इसके अलावा राज्य की भी एक समिति जो है इस पूरे नुकसान के आकलन को कर रही है, ताकि जो है उस पर भी जल्द से जल्द जो है कुछ राहत राशि जो है आवंटित की जाए, पुनर्वास किया जाए। तो इन चीजों को लेकर के तमाम जो अपडेट्स हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। मुख्य सचिव को भी इसके निर्देश दिए हैं और ये कहा गया है कि एक एक चीज पर नजर रहे, एक एक रिपोर्ट शासन प्रशासन को मिलनी चाहिए कि आखिरकार किस तरह की चीजें व्यवस्थित हो पा रही हैं, किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 294 मीटर तक जा पहुंचा है। अचानक बड़े जलस्तर से प्रशासन और ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ गई है। जलस्तर बढ़ने का सीधा असर लक्सर और खानपुर क्षेत्र पर भी दिखने लगा है, जहां गंगा के किनारे बसे गांव के खेतों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों की फसलें डूबने की कगार पर हैं, जिससे किसानों में भारी नुकसान होने की आशंका भी जताई है।
संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 12 बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा है। राजस्व, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें लगातार गश्त भी कर रही हैं और ग्रामीणों से अपील कर रही हैं कि वो गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी के किनारे से न जाए। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितना नुकसान जो है वो किसानों का होता हुआ नजर आने लगा है? बिल्कुल देखिए विशाल, लगातार ही हमने देखा है कि जिस तरीके से पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में लगातार बारिश हुई है, कई जगह पर पहाड़ों में, चमोली में उत्तरकाशी में बादल फटने की यहाँ पे लगातार जो घटनाएं थी वो सामने आई है। कल भी यहाँ पे चमोली में बादल फटा था, उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में अक्सर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो गंगा का जलस्तर है वो अब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। हालांकि आज का जो गंगा का स्तर है वो खतरे के निशान से नीचे आ गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र है, खानपुर और भगवानपुर, लक्सर, तमाम ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पहाड़ क्षेत्र ये माने जाते हैं। यहाँ पे किसान बहुमूल्य क्षेत्र भी इनको कहा जाता है। काफी संख्या में यहाँ पे जो किसान है वो अपनी फसल भी यहाँ पे करते हैं, लेकिन ऐसे में हर साल काफी फसल का नुकसान हो जाता है। इस बार भी यहाँ पे गाँव में पानी घुसे, फसलों में पानी घुसे, जिस वजह से कई बीघा यहाँ पे जो फसल थी किसानों की वो नष्ट हो चुकी है। हालांकि अब लगातार जो किसान होते हैं उसको लेके मुआवजे की मांग करते हैं। सरकार लगातार किसानों के हित में लगातार काम भी करती है, लेकिन ऐसे में लगातार जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो हरिद्वार के किसान है उनको काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी भी किसानों के खेतों में पानी घुसा हुआ है। हालांकि जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार किसानों पर जो है अलर्ट मोड पर उनको रखने की बात भी कही गई है। जो यहाँ पे गंगा के किनारे के आसपास के जो गांव थे उनको खाली कराने की बात कही गई थी और प्रशासन की जो 12 बाढ़ चौकियां बनाई गई है उन पे तमाम जो कर्मचारी वो तैनात किए गए। लेकिन ऐसे में जब गंगा के जलस्तर बढ़ता है तो अक्सर जो सोलानी नदी होती है बाण गंगा होती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो पानी होता है गंगा के जो तेज भाव होते हैं उसके बढ़ने के बाद यहाँ पे गाँव में घुस जाते हैं, खेतों में घुस जाते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे किसानों को काफी नुकसान हर साल हो जाता है। जी विशाल। लेकिन मनोज, ऐसे में कितने परेशान अब ये किसान हैं, और क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि गंगा जो है वो उसका जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान के आसपास गंगा बह रही है। बिल्कुल देखिए, लगातार ही हमने देखे कि जब गंगा के जलस्तर बढ़ते हैं तब किसानों के सामने परेशानी जरूर बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में सबसे पहले यहाँ की जो जिला अधिकारी थे मयूर दीक्षित, उन्होंने जब जिले का टास्क संभाला था उस समय ही मानसून की जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी। यहाँ पे उनके द्वारा स्थानीय निरीक्षण भी किया गया। तो यहाँ पे जो तमाम जो तटबंध से जो अक्सर बरसात और तेज पानी के आने से टूट जाते थे उनको यहाँ पे रिपेयरिंग भी कराया गया था। कुछ यहाँ पे नए तटबंध बनाने की बात भी कही गई थी, जिस वजह से यहाँ पे पानी घुसता है उसको रोकने की बात यहाँ पे की गई। तो उसके लिए कई अहम कदम उठाने की बात कही गई। तो लगातार जो हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जब गांव में पानी घुसा था बीते 2 दिन पहले, वो भी गांव के निरीक्षण में पहुंचे थे। लेकिन ऐसे में जब तेज भाव बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बहने लगता है, तो जो सोलानी नदी है वो बाण गंगा है उसमें काफी तेजी से जो पानी का भाव होता है वो होता है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो पानी होता है वो गंगा में से निकल कर खेतों में जाने लगता है। यहाँ पे कई बार बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसको लेकर यहाँ पे किसानों की जो चिंता है वो अक्सर बढ़ी रहती है। तो हर साल जब किसानों को नुकसान होता है प्रशासन उसमें मुआवजे की बात लगातार कहता है। हालांकि मुआवजा दिया भी जाता है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार ये कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरीके की प्रशासन की तैयारी थी तो यहाँ पे इस बार इस जो बाढ़ जैसी घटना होती है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी किसानों का भारी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद शुक्रवार को चंपावत जिले के ब्लॉक बाराकोट में भव्य समारोह में शपथ ग्रहण समारोह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में ब्लॉक सभागार बाराकोट में परियोजना अधिकारी भीमी जोशी ने नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख सीमा आर्या को शपथ दिलाई, तो वहीं ब्लॉक प्रमुख ने अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पद और गोपनीयता की भी शपथ दिलाई है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 शांतिपूर्वक संपन्न हो गए थे और आज मेरे द्वारा समस्त जो क्षेत्र पंचायत कार्यकारिणी है उसको शपथ ग्रहण करवाई गई। माननीय प्रमुख जी को शपथ ग्रहण करवाते हुए समस्त सदस्यों के द्वारा शपथ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया, शपथ ग्रहण की गई और शपथ कार्यक्रम जो है संपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ब्लॉक सभागार में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोहाघाट DRDO की परियोजना अधिकारी बिम्मी जोशी द्वारा शपथ दिलाई तथा सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न किया गया। मेरा प्रयास विकास खंड को व क्षेत्र को विकसित करना रहेगा। धन्यवाद। खबर पौड़ी से है, जहां सालों से जन मुद्दों को लेकर संघर्षरत पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक नमन चंदोला जल्द ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं।
बता दें कि नमन चंदोला लंबे समय से पौड़ी जनपद में प्लान, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सड़क जैसे बुनियादी समस्याओं को लेकर सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा अन्ना आंदोलन से सार्वजनिक जीवन में सक्रियता की शुरुआत करने वाले चंदोला पिछले एक दशक से सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर चर्चित नाम भी रहे हैं। साथ ही उनके कांग्रेस में शामिल होने को लेकर स्थानीय राजनीति में हलचल भी तेज हो गई है और समर्थकों का कहना है कि नमन चंदोला के कांग्रेस में आने से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। पौड़ी और पाबो लोकसभागार में आज शपथ ग्रहण समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ है। इस अवसर पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख लता रावत, ज्येष्ठ प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ भी ली है। शपथ ग्रहण के बाद लता रावत ने कहा है कि वो बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र के विकास में योगदान देंगी। वहीं पौड़ी ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वो जन अपेक्षाओं का पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। इसके अलावा पाबो समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा है कि ब्लॉक स्तर की ये मिनी सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करेगी। देखिए, आज मैं पाबो ब्लॉक के शपथ ग्रहण समारोह में आया था और मुझे बड़ी खुशी है कि पाबो ब्लॉक में एक अच्छी परंपरा पड़ी है कि इस बार निर्विरोध यहाँ के प्रमुख बने हैं और मैं क्षेत्र की जनता से, सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जो आज यहाँ पे शपथ ग्रहण हुआ है, मैंने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से कहा है कि आपको जनता ने चुना है, उस जनता की सेवा करना हमारा पहला काम है। विकास के कामों में कोई कमी हमारी सरकार नहीं रखी और आज मैं आपदाग्रस्त क्षेत्र में फिर तीसरी बार जा रहा हूँ। कई लोगों के चेक वहाँ पे वितरण भी किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ग्राम सभा का भी धन्यवाद करती हूँ, जनता का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो कि उन्होंने मुझे यहाँ पर निर्विरोध प्रमुख पद बनाया और साथ ही मेरे साथ यहाँ पे ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी समस्याओं को लेकर चलूंगी मैं, जैसे कि पानी की समस्या होगी और स्वास्थ्य की समस्या होगी, मतलब जो भी समस्या होंगी मैं ब्लॉक पाबो विकास खंड पाबो द्वारा जो भी विकास कार्य होंगे निरंतर भाव से करूंगी। जी, विकास आज से जैसे कि हमारा कार्यकाल शुरू हो गया है तो हमारी जो सोच रही है अपने विकास खंड के प्रति, उसको जो भी हमारे मूलभूत समस्याएं हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी रास्ते, सड़क, जल को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं ऐसी, उनको हम अब आगे विकास की ओर ले जाएंगे और सब मिलकर जो है आगे विकास की ओर कार्यरत रहेंगे। हरक सिंह रावत राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिसकी तुलना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की जाती है। कैसे, वो आप खुद ही समझदार हैं। खैर, हरक सिंह रावत आजकल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कभी खनन से वसूली का आरोप लगा रहे हैं तो कभी पार्टी का सुपड़ा साफ करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। लेकिन अब उत्तराखंड में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत ने 45+ सीटें जीतकर बीजेपी को हेकड़ी तोड़ने की भविष्यवाणी भी कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा नहीं साफ कर देते तब तक वो माला नहीं पहनेंगे। और अब हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस की कम से कम 45 सीटों पर जीत होगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार से प्रदेश की जनता परेशान हो गई है। जब मैंने भाजपा छोड़ी थी 96 में, रज्जू भैया थे, भाजपा का सम्मेलन था, उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप भाजपा में वापस आ जाओ। कल्याण मिश्र जी ने कहा, उस प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर वो सब लोग कहने लगे भाई एक एक सीट महत्वपूर्ण है। मैंने कहा रही तुम्हारी सरकार, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। 160 और 65 के बीच में आ रहे हैं, 162 सीटें आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी की सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं कि इससे पहले प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ। हरक सिंह रावत का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम पर वसूली की जा रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बाहरी बड़े बड़े ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है।
और वो लोग छोटे ठेकेदारों से काम करा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे आत्महत्या करने की नौबत है। भाजपा के सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं। आप पीडब्ल्यूडी में यहाँ पूछ लीजिएगा किसी को, 2 घंटा पीडब्ल्यूडी में आप सिंचाई विभाग को पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि मुख्यमंत्री के नाम पर कितनी वसूली हो रही है। रिश्वत इस प्रदेश में, इस देश में मुझे भी 40 साल राजनीति करते हुए हो गए हैं। मैं 1980 से राजनीति कर रहा हूँ, छात्र राजनीति से कर रहा हूँ, लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। आज लोग परेशान हैं। आप लोकल ठेकेदार, आज अभी 3-4 और भी आत्महत्या करने वाले लोग। हरक सिंह रावत यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल को निराशाजनक बता दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बात का घमंड हो गया है कि हम काम करें या नहीं करें, प्रदेश की जनता वोट तो देगी ही, इसीलिए प्रदेश हित में बीजेपी सरकार का हटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड हुआ, जितेंद्र कुमार आत्महत्या मामला, नाबालिग का रेप मामला और इन मामलों में किसी न किसी रूप में बीजेपी के लोग ही आरोपी हैं। भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तराखंड से हो, ये केवल कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं, ये उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह 8 साल हो गया, और मैंने कई बार इस बात को कहा कि घमंड हो जाता है, लोगों को लगता है भाई हम काम करें ना करें, हमारे लोग तो वोट देंगे, हमको धर्म के नाम पे वोट देंगे, बड़ी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों के नाम पे ठेका हुआ काम, जैसे ये जो कोटद्वार से सतपुली तक जो NH का काम हो रहा है, ठेके कई बाहर की कंपनियों को मिले हुए, काम हमारे लोकल ठेकेदार कर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं होता है, वो बेचारे मजदूर परेशान करते हैं, कर्ज लेके काम करते हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो लोग आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए लोग। और ऐसे मैं कोटद्वार के बहुत सारे लोगों को बताऊंगा, उन्होंने कर्ज लेकर काम किया NH पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी के खिलाफ पूरे प्रदेश में नकारात्मक माहौल है, क्योंकि बीजेपी ने सरकार के नाम पर अब तक कोई उपलब्धि नहीं की है। इधर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता का कहना है कि बीजेपी की सरकार में तेज रफ्तार से विकास कार्य हो रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की कर रहा है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। देखिए, माननीय हरक सिंह रावत जी बहुत ही वरिष्ठ और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन आजकल जिस तरीके से वो बयान पे बयान और एक व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं और जिस तरीके से वो कांग्रेस को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस एकदम जीरो पर है, जिनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आज तक कार्यकारिणी नहीं बनी। कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत जी यहाँ पर अपनी तलाश में लगे हैं, अपनी तलाश में जुटे हैं और वो अपने शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली वाला जो नेतृत्व है, उसको खुश करने पर लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप जितना ज्यादा गरियाओगे, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व खुश होकर कुछ ना कुछ ओहदा उनको देने का काम करेगा। और इस वक्त क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनको सामने से नजर आ रही है, उसके लिए वो इतनी कवायद कर रहे हैं और 45 सीटों का वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और 45 सीटें आएगी। वो कितने दिन कांग्रेस में रहेंगे ये तो उनको खुद भी नहीं पता, और दावा वो 45 सीटों का कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, विकास कार्य कर रही है, लोगों के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उनका संगठन उनके बीच में काम कर रहा है, अपनी योजना को पहुंचाने का काम कर रहा है। और कांग्रेस के ये नेता केवल आज भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, आज भी इनके नेताओं के अंदर सिर फुटा हुआ है। आज भी माननीय हरक सिंह रावत जी के जो बयान है, उनके जो बड़े दिग्गज है वो ना इत्तेफाकी रखते हैं, वो कोई इत्तेफाक नहीं रखते, वो उनकी उन बयानों के साथ साझा नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस भवन के अंदर 4 बर्तन है और चारों ही अलग अलग हैं, और कहते हैं ना कि खाली बर्तन जो होता है वो आवाज बहुत ज्यादा करता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन को तलाश रहे हैं, अपने उस व्यक्तित्व को तलाश रहे हैं जो वो खो चुके हैं, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने मान को, क्योंकि पहली बार वो कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर हुए हैं, तो उनको तकलीफ भी है, निराशा भी है, बौखलाहट भी है, और इसीलिए हर रोज कुछ ना कुछ एक नया शिगुफा उड़ा करके जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से सभी तरह के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बात चाहे लोकसभा चुनाव की कर लें या फिर नगर निकाय चुनाव की। फिर किसी का ये कहना कि बीजेपी की सरकार से प्रदेश की जनता खुश नहीं है, अजीब लगता है। अगर ऐसा है तो फिर देवभूमि की जनता बार बार बीजेपी को ही क्यों वोट कर रही है। अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले दावों का दौर चल रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। चंपावत में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला और सूखी ढाग के टीपन टॉप में भारी मलबा आने से बंद हो गया है। इस बीच सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए हैं। तो वहीं टनकपुर के ककराली गेट में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों को रोका गया है। हालांकि एनएच ने टिफिन टॉप और स्वाला से सड़क को खोल दिया है, लेकिन शाम को स्वाला में फिर रास्ता बंद हो गया है, जिसे खोलने की कोशिश लगातार जारी है। मौके पर अधिशासी अभियंता भी मौजूद हैं। नैनीताल पुलिस की शाख पर संकट, कभी सांप्रदायिक दंगे तो कभी अपहरण और गोली कांड के बाद व्यापारियों का गुस्सा भी अब देखने को नजर आया है। अब शहर के व्यापारी भी पुलिसिया कार्यप्रणाली से नाराज होकर सड़कों पर उतर आए हैं। गांधी चौक पर व्यापारियों ने नैनीताल पुलिस के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उन्होंने नारेबाजी की और चेतावनी भी दी है कि अगर उनका उत्पीड़न नहीं रुका तो वो चुप नहीं बैठेंगे। पुलिस ने बिना इंफॉर्मेशन के सीधे चालान ठोक दिए और जो ये मैडम है, इनका बिहेवियर, इनका कंडक्ट एक ही व्यक्ति के साथ नहीं, सभी के साथ बड़ा नेगेटिव अप्रोच वाला है। कहीं पे कोई काम भी होता है, आप हमें आदेशित करिए, हम उस चीज़ का पालन करेंगे, पर आप सीधे चालान कर देंगे, ऊपर से धमकी देंगे कि मैं तुम्हारा 5,000 का कर दूंगी, 10,000 रुपये का कर दूंगी। ये पुलिसिंग का तरीका नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।